हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की पीजीटी कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। उसमें प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं अकाउंटिंग, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। इसी तरह आज की वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कि लेखांकन मानक क्या होते हैं। तो आप लोग का पीजीटी में चाहे आप लोग डेटा प्लस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमआरएस की कर रहे हो, तो पीजीटी टीजीटी के बच्चे हैं, क्योंकि आपका जनवरी में है कि एग्जाम हो सकता है, या इसके अलावा कोई भी जो आरपीएससी का आया है वो उसमें भी आपने फॉर्म फिल किया, उसमें कॉमर्स की अच्छी वैकेंसी है। ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, जिसमें कि आपका सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो पीजीटी से रिलेटेड होंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जो फ्री क्लासेस हैं, कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है। इसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारतीय लेखा मानक की, क्योंकि आपके अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक भी होते हैं, भारतीय लेखांकन मानक भी होते हैं। यहाँ पर क्या है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन भारतीय जो लेखांकन मानक है उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। और एक दो क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, चाहे वो मैचिंग में आए या फिर अलग अलग पूछा जाए क्वेश्चन, वो पूछा जरूर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड of the Institute of Chartered Accountants of India and in consultation with the National Financial Reporting Authority। अब क्या है ये, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है भारत के, भारतीय लेखांकन मानक है, वो भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान आईसीएआई है, उनके द्वारा या फिर या उनकी सहायता से कि लेखांकन मानक बोर्ड जो एएसबी है उसके पर्यवेक्षण में या उसके सुपरविजन में या उसके कंट्रोल में बनाए जाते हैं, और साथ ही राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ से कई क्वेश्चंस आपके निकल के आए। इससे कि पहले भी मैंने बताया था कि पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ कहानी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो पढ़िए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। जैसे यहाँ पूछेगा कि कौन कौन है जो इसमें शामिल होती हैं संस्थाएं, तो यहाँ पर आपकी आईसीआई हो जाएगी, एएसबी हो जाता है, जो कि मेनली आपकी शामिल होती हैं संस्थाएं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उससे रिलेटेड। फिर है कि द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज्ड बाय इंडियन कंपनीज। ये जो स्टैंडर्ड है वो भारतीय कंपनियां जो हैं उनके द्वारा या वो जो है इन लेखांकन मानकों के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स रखती हैं या बनाती हैं, और इसे लेखांकन मानक बोर्ड की देखरेख में जारी किया जाता है, जिसे 1977 में स्थापित किया गया था। कौन इसे जारी करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसे शॉर्ट में एएसबी भी कहा जाता है। कब स्टैब्लिश हुआ था ये, 1977 में, 1977 में हुआ था। अब अगर पूछे कि एएसबी की फुल फॉर्म क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हो जाएगी। कब बना था, 1977 में। क्या काम है इसका, तो भारतीय लेखा मानकों को जारी करना काम है इसका। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन निकल चलते हैं। ये थोड़ी सी अलग टाइप की क्लासेस हैं आपकी, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट सारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस में, अलग अलग जो जगह पर अलग अलग स्टेट में जो पीजीटी के पेपर्स हुए हैं, उसी से मैंने क्वेश्चंस की तरह आपका पूरा नोट्स तैयार किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फिर आ जाता है कि क्या होती है इसकी डिफिनेशन। अभी तो हमें समझ लें कि जारी कौन करता है, किस तरह से जारी किया जाता है। अब इसकी डिफिनेशन क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर ए सेट ऑफ प्रिंसिपल standards and procedures that serve as the foundation for financial accounting policies and practices। कि क्या होते हैं मानक, ये सिद्धांतों, मानकों और प्रक्रियाओं का एक समूह है, एक सेट है, जो वित्तीय लेखांकन नीतियों और प्रथाओं की नींव के रूप में काम करता है। प्रीवियस वीडियो में आपने सिद्धांत पढ़े थे, जो कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़े थे। अब वो कॉन्सेप्ट किसके लिए काम करते हैं, किस बेसिस पे चलते हैं, तो वो हो जाती है आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनके बेसिस पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इसमें कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो भारतीय लेखा मानक है उनका इतिहास क्या है, कैसे शुरुआत हुई इसकी या क्या चीजें आई। तो पहला पॉइंट इसमें जो बनेगा कि इंडिया यूज द इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो गैप है, अगर जो गैप क्या है उसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो भारतीय सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत होते हैं, और जब ये भारत के बारे में इंडिया के बारे में बात की जाएगी तो ये इंडियन हो जाएगा। तो एज इट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिफोर द अडॉप्शन ऑफ द इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि इसको जो है आप भारत के सामान्य तौर पर जो कंपनीज यहाँ की हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है, या उन्हीं के लिए तैयार किए जाने वाले एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं।
सेकेंड पॉइंट है इंडियन गैप रिफर्स टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट अप्लाई इन इंडिया एज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। किसके द्वारा बनाए गए थे? ये आपका ICAI, इसको शॉर्ट में अगर कहें ICAI है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो संस्थान है उसके द्वारा, और साथ में कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि जो सबसे पहला एक्ट बना था 1956 बना था। आज इसमें काफी अमेंडमेंट हो चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 2013 है, 2013 पढ़ा जा रहा है, क्योंकि टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, तो उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। फिर आ जाता है कि थर्ड पॉइंट इसमें, इंडियन गैप इज प्रीलिमिनरी comprised of 18 accounting standard issued by the Institute of Chartered Accountants of India। जो भारतीय गैप है मुख्य रूप से भारतीय चार्टर्ड लेखा संस्थान जो ICAI है द्वारा जारी किए गए 18 लेखा मानक, जो पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में आए थे वो 18 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए थे उनके स्टार्टिंग में। अब तो उसमें काफी चेंजेस आ गए हैं, टाइम टू टाइम और ऐड होते रहे हैं, कभी 32, 41, तो बढ़ते चले जा रहे हैं इसमें। तो आप अपडेट रहिए कि अभी करंट में कितने टोटल हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग हुई थी वो तब 18 लेखा मानक थे वहां पर। फिर आ जाता है कि भारत में लेखांकन मानक कौन जारी करता है? हु इशूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया? अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बनेगा। तो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रिपेयर जो तैयार जो किए जाते हैं वो ICAI के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इट इज डन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये किसके अंतर्गत या किसके द्वारा प्रशासनिक होते हैं? तो हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको समझ में आ गया है कि इसको प्रिपेयर कौन करता है? ICAI के द्वारा इसे प्रिपेयर किया जाता है। तो अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं और साथ में उसमें से रिलेटेड क्या चीजें हैं या किसमें आते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट में दे रखा है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं उनको डिस्क्लोज करने से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हो जाएगा। जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, ये भी बहुत पूछा जाता है। AS4 में चिट्ठे की तारीख के पश्चात घटने वाली जो संभावित घटनाएं होती हैं उनको शामिल किया जाएगा। अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि AS5 में आएगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 भी बहुत पूछा जाता है, जो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड हो जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो निर्माण अनुबंध होते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनसे रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। शोध एवं विकास का लेखांकन, जो भी रिसर्च की जा रही है या डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में आएगा। आय की पहचान जो इनकम रिकॉग्निशन है वो आपका S9 में आएगा। जो स्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आएगा। विदेशी विनिमय दरों परिवर्तन जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है। सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है। निवेशों हेतु लेखांकन, जो निवेश किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एकीकरण अमलगमेशन जो होता है उसके लिए जो अकाउंटिंग की जाती है। AS15 है संयोजकों के लिए वित्तीय विवरण में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन। उधार की लागतें AS16, फंड प्रतिवेदन 17, जो AS19 है पट्टे की लीज से रिलेटेड, ये भी बहुत पूछा जाता है। आजन प्रतिअंश यानी जो EPS से रिलेटेड हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। AS20 जो एकीकृत वित्तीय लेखे होते हैं वो किसमें आएंगे? 21 में आएंगे। या आयकर करों का लेखांकन जो होता है वो AS22 में आएगा। तो इस तरह से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, इनको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कौन से हैं और किसमें कौन सी चीजें शामिल होती हैं। इसमें बहुत से चेंजेस भी आते रहते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखिएगा कि अब करंट में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो वहाँ पर आपकी हो सकता है अगर 5 महीने या 6 महीने बाद कोई एग्जाम आपका हो रहा है आप, तो वहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, तो वहाँ पर अपडेट रहिएगा। तो यहाँ पर हमने जितने भी इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड थे उनको देख लिया, समझ लिया कि कौन से स्टैंडर्ड किसमें आ रहे हैं। तो इसको एक बार लर्न जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई भी पूछ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने की डबल टिक करी है तो वो ज्यादा ध्यान से याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आते हैं इसे कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलग से प्रैक्टिस सेट में आप लोग के लिए लेकर के आऊंगी, तो वहाँ पर और क्वेश्चन ऐड होंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इससे कि जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा हमारा रिविजन भी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, Which accounting standard relates with the accounting for construction contract?
निर्माणी लेखों का लेखांकन किस लेखांकन मानक से संबंधित है? अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 5 या फिर 6 या फिर 7 या फिर 8। तो किस में आ रहा है? यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ आपको सोचना समझना नहीं, बस आपको याद होना चाहिए कि किस में आएंगे। जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आते हैं या शामिल होते हैं, तो वो हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 7। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम। लेखांकन मानक बोर्ड में निम्नलिखित के प्रतिनिधि शामिल होते हैं कि जो ASB होता है, इसको शॉर्ट में ASB बोला जाएगा। इस बोर्ड में किसके किसके प्रतिनिधि शामिल होते हैं? रेगुलेटर्स नियामक, अकेडमियंस शिक्षाविद, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सरकारी विभाग, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स उद्योग प्रतिनिधि। यहाँ पर आपको जो भी शामिल हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर आपको टिक करना है। चारों आ रहे हैं तो A ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ आ रहे हैं तो B ऑप्शन, इसी तरह से आपको देखना है। तो क्या होता है, इन चारों के ही प्रतिनिधि या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर अगर ऑल ऑफ द अबव होता वो भी करेक्ट होता। यहाँ पर ऑप्शन A जो है उसमें चारों ही ऑप्शन दे रखे हैं ये वाले, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोर्स ऑफ इंडियन गैप इंक्लूड, भारतीय गैप के स्रोतों में शामिल है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, नोटिफिकेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड, ICAI अनाउंसमेंट्स, ICAI की घोषणाएं, या फिर यहाँ पर आपके 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो इंडियन गैप है उसके सोर्सेज में किसको किसको शामिल किया जाता है, तो किसको शामिल किया जाएगा? यहाँ पर आपके इंडियन कंपनीज एक्ट जो कि अभी मैंने पढ़ाया ही था उसको शामिल किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, लेखांकन मानक जो है उनको शामिल किया जाएगा, और साथ ही जो ICAI है यानी ICAI है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसको शामिल किया जाता है। इन 3 को शामिल किया जाएगा। तो कई तरह से यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, A, C and D ओनली। तो इस तरह के क्वेश्चन से और बहुत से क्वेश्चंस निकल के आपके आ जाएंगे, तो मैंने इस तरह से इसमें शामिल किए हैं क्वेश्चंस या बनाए हैं जिससे कि आपके लिए इजी होगा उसको समझना। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, कोई एक पॉइंट से अलग अलग भी पूछ सकता है या इस तरह का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। ओके, अलग अलग स्टेट में क्या रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हो जाता है। जैसे यूपी में बहुत पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर आप लोग को सॉल्व करवा ही रही हूँ, तो अगर आपने उसमें देखा होगा बहुत ही डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं। जिनको जहाँ ऊपर जैसे झारखंड में है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी भी अपनी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिस्ट एक दे रखी है, आपको मैच करना लिस्ट 1 और लिस्ट 2। एक साइड अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं, एक साइड में आपको बताना है वो किससे रिलेटेड है, और उसके बाद यहाँ पर आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर को चूज करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंडियन अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 1, 29, 37 और 110 के बारे में पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं कभी कभी आपको एक भी पता है तो भी आंसर आप निकाल सकते हैं। तो प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट, यानी कि जो प्रावधान किए जाते हैं, जो संभावित दायित्व होते हैं या फिर जो संभावित जो संपत्तियां होती हैं वो किस अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड में आएंगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं वो किस में आएंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं उनका प्रस्तुतिकरण जो है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आएगा। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज, ये किस में आएगा, तो आपको ये बताना है या आपस में मैच करना है। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 दे रखा है, तो उसकी बात करें कि किससे मैच होगा, तो यहाँ पर ये जो थर्ड पॉइंट दे रखा है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो A पॉइंट है उसका थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अब वो किसमें दे रखा है, यहाँ पर सेकंड और थर्ड पॉइंट में दे रखा है, तो यहाँ पर 1 और जो 4 पॉइंट है वो बाहर हो जाता है। तो इस तरह से भी आप इजीली निकाल सकते हैं अगर आपको सारे नहीं पता है तो। कई बार थोड़ा सा इजी हो जाता है, अगर सिर्फ डायरेक्ट एक का थर्ड होता है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में नहीं होता तो सीधे सीधे यही आपका करेक्ट हो जाता है, या फिर थर्ड वाले में होता तो वो करेक्ट हो जाता। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि 29, जो अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 29 है वो किससे रिलेटेड है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका जो 29 है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आ जाएगा, B का फोर्थ वाला। उसके बाद जो अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 37 है वो किससे रिलेटेड है, वो हो जाएगा प्रोविजन से, और जो 110 है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर लास्ट में आपका यही वाला बच रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो अब यहाँ पर इन दो में से कौन सा करेक्ट हुआ, पहले का थर्ड वाला हो गया, B का फोर्थ, यही से आपका आंसर निकल आता है, तो सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को निकालना कई बार मुश्किल नहीं, इजी होता है।
आपको अगर नहीं भी इसमें से एक दो चीजें पता हैं तो कभी कभी आंसर आप इजिली निकाल सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड वाला पॉइंट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको मैच करना है, कुछ और अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं उससे। इसमें जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा अलग तरह के नहीं आएंगे, या तो वो थ्योरी बेस्ड है जो मैंने पहले क्वेश्चन कराए थे, या तो फिर इस तरह के मैचिंग के क्वेश्चंस आएंगे, या डायरेक्ट पूछ लेगा कि अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 14 किससे रिलेटेड है, तो आपका किससे हो जाएगा? अमलगमेशन एकीकरण से। इस तरह के क्वेश्चन ही सीधे सीधे बनेंगे, कुछ अलग से इसमें और आपका टाइप नहीं पूछा जाएगा। इसलिए कम क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि कैसे आपको इसे प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 8, 110, 7 और 24, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अकॉर्डिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो अभी हम लोग सॉल्व करके ही आए थे, तो ये किससे रिलेटेड था यहाँ पर सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा या इजिली मिल जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किसको किससे मैच किया जाएगा, आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वहां हम स्टार्ट करेंगे आपके डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें कि जर्नल है, लेजर है, वहां से स्टार्ट होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो वो वीडियोस देखना ना भूलिएगा और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।